नमस्कार, टीवी27 न्यूज एमपीसीजी के इस सेहत की बात विदिशा के साथ प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। टीवी27 न्यूज डिजिटल हमेशा प्रयास करती है कि आपको उन शख्सियतों से मिलाए जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सके और उनसे मिली जानकारी से सोच और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में बात करेंगे आज जानवरों के स्वास्थ्य से जुड़ी। तो आज के इस सेहत की बात विदिशा के साथ प्रोग्राम में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर केदार सिंह तोमर जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, जो उप संचालक है पशुपालन विभाग में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर केदार सिंह तोमर जी हमारे इस प्रोग्राम में। तोमर जी, हर जानवर की बनावट अलग होती है। ये सभी जानवर अपनी बात, अपनी भावना मनुष्य की तरह नहीं बता पाते। तो क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनको संभाल पाना, उनको ट्रीटमेंट कर पाना एक पशु चिकित्सक के नाते? निश्चित ही ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हर पशु उसकी एक अलग बनावट होती है, उसका एक साइकोलॉजी अलग होती है, उसका व्यवहार अलग होता है। हमें उसका इलाज करने के लिए या रखने के लिए उसकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है, उनके साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। यदि हम उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे तो हम उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जी। तो ये ज़रूरी है कि हम इंटरेक्शन भी करें, उनके साथ रोज़ाना मिलें, उनकी रोज़ाना देखभाल करें, उन्हें रोज़ाना पेट करें, तभी हम उनको अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। और इलाज के लिए भी हमको ये ज़रूरी होता है कि हम उसके हर साइकोलॉजी को समझें। जो समस्या है उसको चूँकि हमें देख के ही समझना है, या तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता पड़ेगी। चूँकि एनिमल के जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, यदि जो पशु मालिक है वह हमको बताएगा तभी हमारे वो समझ में आ पाती है। या कई बार वो लोग यदि लक्षण नहीं बता पाते तो कठिनाई होती है इलाज करने में। ऐसा क्या विचार आया आपको कि मनुष्य की ट्रीटमेंट छोड़कर आपने जानवरों या पशुओं की ट्रीटमेंट करना शुरू किया? क्योंकि ये इतनी सरल नौकरी ये नहीं है। आपको क्या लगा? निश्चित ही मैं एक किसान परिवार से हूँ। हमारे घर पर हमेशा पशुपालन का काम होता रहा है। और चाहे स्मॉल एनिमल हो, डॉग हो या गाय, भैंस, बकरी, ये सभी का पशुपालन हमारे यहाँ घर पे होता रहा है। और उनकी क्या समस्याएं होती हैं और उनसे कितना हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, ये मैं अपनी आंखों के सामने हमने देखा। जब एक भैंस मर जाती है किसी किसान की, जब एक गाय मर जाती है, जब उसका एक बैल खत्म हो जाता है तो उसकी खेती अधूरी छूट जाती है और उसके ऊपर एक बर्ज टूट जाता है। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित ही डॉक्टर उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। यदि डॉक्टर यदि मिल जाता है तो सही इलाज हो पाता है। जबकि जब मैं डॉक्टर बना था उस समय निश्चित ही डॉक्टरों की बहुत कम संख्या होती थी और गांव में ढेरों पशु जब बीमारियां आती थी, जैसे गलघोंटू की बीमारी आ गई, एक चंदिया की बीमारी आ गई, बहुत सी एक से खतरनाक रिंडरपेस्ट की पशु माता महामारी, गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, बहुत नुकसान होता था। ऐसे ही बकरियों में जैसे पीपीआर की बीमारी आ जाती थी। इस बीच ये कहना ठीक होगा कि आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही मतलब पशुओं से रिलेटेड था, आप इसलिए आपका पशुओं से, जानवरों से इतना लगाव है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न एकदम सही है, यही कारण था। इस बीच मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई केस या इंसिडेंट जो आपके जीवन में यादगार हो? ऐसे तो चूंकि मैं 40 वर्ष से ज़्यादा समय से पशुओं की प्रैक्टिस में, पशु के उपचार में लगा रहा हूँ, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि एक से बढ़कर एक थी, जिनको कि हमेशा याद रखा जाता है। उनमें से मैं कोई याद करता हूँ, जैसे कि एक बार मैंने जो है एक आदमी जो ढेर सारे बाज जो पक्षी होते हैं एक बोरे में भर के लेके आया इलाज के लिए, वो सभी बेहोश थे। अच्छा। और जब हमने उनका इलाज किया और वो जब ठीक हो गए, और इस बात को मीडिया ने भी काफ़ी हाईलाइट किया, जितने भी प्रमुख टीवी चैनल हैं, प्रमुख अखबार हैं, सभी ने उसको छापा जो है और बहुत सराहना की। वो यादगार इस घटना को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तोमर जी, मैं पूछना चाहूंगी कि मौसम मतलब बारिश का मौसम शुरू हो गया, तो ऐसे में घरेलू पेट्स का ख्याल कैसे रखें? क्या दवाई खिलाएं? आपको क्या लगता है? हाँ, देखो, घरेलू पेट्स के लिए जो बरसात का जो मौसम होता है, निश्चित ही आप ये मानिए कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी हो, तो ऐसे मौसम में जो बीमारी रोकने की क्षमता शरीर की जो होती है वो कम होती है। तो कोई भी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे हम बात करते हैं गाय भैंस की, तो उनमें भी इस सीजन में जैसे गलघोंटू, एक टंगिया वगैरह बीमारी, खुरा चपका, ये बीमारियां काफ़ी होती हैं। और इसलिए उनके जो टीके होते हैं वह निश्चित ही हमें समय से लगवानी चाहिए। तो यदि हम टीके लगवाएंगे तो वो बीमारियां नहीं होंगी, जो बहुत बड़ा हमें नुकसान होने जा रहा था वह नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पेट्स की,
पेट्स में भी चूंकि आजकल ये बरसात का जो मौसम है, इसमें चूंकि उन्हें फंगल इन्फेक्शन भी स्किन में काफ़ी होते हैं, टिक्स वगैरह काफ़ी होते हैं, और जो विदेशी जो नस्लें हैं इनमें जैसे सिंपली एक टिक्स होना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। बहुत खतरनाक, एक से एक खतरनाक बीमारियां उनको हो सकती हैं, जैसे कि बवेसिया है, एक्लियोसिस है, हीमोबॉटनेला है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इलाज करवाना पड़ता है। तो और टिक्स जबकि सामान्य तौर पे देखा जाए तो बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पशुओं में हो जाते हैं। मतलब ये एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अपने पशु जो भी हम पालते हैं कि उनके टिक्स की जो दवाई है महीने में एक आध बार कम से कम उनको अवश्य लगाएं। इस तरह के शैम्पू भी यूज करें। यदि हम डॉग को बाहर घुमाने ले आ रहे हैं, पैर में यदि गीलापन आ जाता है तो पैर के अंदर भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी जब भी हम घुमा के लाते हैं तो उनके पैर हमको अच्छे से सुखाना चाहिए, पोंछना चाहिए। और यदि कहीं उसको इन्फेक्शन हो गया, जनरली पैरों में वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, तो एंटी फंगल कई मेडिसिन हैं, उनको डॉक्टर की सलाह से उसको उपयोग करना चाहिए और उनका इलाज कराना चाहिए। जी, मतलब प्रॉपर देखभाल और सही ट्रीटमेंट कराना बारिश के मौसम में जरूरी है। इस बीच मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या जानवर भी डिप्रेस होते हैं? निश्चित ही जानवर, कोई भी जानवर है वो चाहता है कि आप उसकी देखभाल करें, उससे इंटरेक्शन आपका हो, आप उससे बात करें, आप उसके सिर पे हाथ फेरें, तो वो आपके साथ उसका अटैचमेंट रहेगा। जितना हम उसको बांध के रखेंगे लोगों से और उससे नहीं मिलने देंगे तो उस तरह उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन आता है और वो फ्यूरियस हो जाता है, उतना तेज और बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है। और फिर वो आपकी बात समझता भी नहीं। यदि आप उससे जुड़े रहेंगे भावनात्मक रूप से तो वो आपकी बात को, आपकी साइकोलॉजी को, हर चीज़ को फिर वो समझने लगता है और आपके हिसाब से फिर वो एक्ट करता है। और अन्यथा तो वह आपको नहीं समझेगा, आप उसको नहीं समझेंगे। फिर ऐसे में मतलब उस पशु के साथ भी अन्याय होगा और आप को ये कंपेनियन जो मिलना चाहिए, जो उसके साथ एक सहयोग मिलना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। जी, तो आपके पास कौन से पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? अब चूँकि शहर में जो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ भोपाल में कर रहा हूँ, और शहर में नगर निगम के द्वारा लार्ज पशुओं पे, जो लार्ज एनिमल हैं, बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उन पे कोई पालने पे रोक है। तो इस कारण आज लार्ज एनिमल की संख्या बहुत कम है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है कि कोई भी लार्ज एनिमल को चिकित्सालय तक लेके आना एक बहुत बड़ा कठिन काम है। बराबर। लेकिन लोग स्मॉल पशु काफ़ी पालने लगे हैं। आज आप देखिए भोपाल में जो आप डॉग्स भी मिलेंगे, कैट हैं, चिड़ियाँ हैं, कछुए हैं, खरगोश हैं, बहुत हैमस्टर हैं, चूहे हैं। तो ये सभी काफ़ी बड़ी संख्या है पशुओं की जिनको कि लोग मतलब 2 घर छोड़ के हर एक घर में पेट होता ही है। तो ऐसे में मतलब आपके पास कौन से घरेलू पेट्स ज्यादा आते हैं? कुत्ते आते हैं, सबसे ज़्यादा डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, पैरट्स हैं, बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं, ये सब काफ़ी आते हैं। जी। वही अगर कोई पेट खरीदना जिसे हो, अगर लेने जा रहे हो, तो किन चीजों पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए पहले, और क्या मेडिकल टेस्ट पहले ही करा लेने चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि यदि हम पेट लेने जा रहे हैं, एक तो ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एकदम बहुत छोटा पप लेके आ जाते हैं। वो जहाँ उसकी आंखें खुली 15-20 दिन का हुआ और उसको लेके आ जाते हैं। तो इतनी जल्दी माँ से उसको अलग नहीं करना चाहिए। लगभग कम से कम 1.5-2 महीने तक तो माँ का उसे दूध पीना ही चाहिए। दूध से उसे जो बीमारी रोकने की क्षमता है काफ़ी डेवलप होती है। और यदि हम घर पे लेके आ जाते हैं और फिर उसके जो टाइमली जो वैक्सीनेशन है, जैसे डॉग है, डॉग को लगभग 35-40 डेज की एज से उनको टीकाकरण शुरू हो जाता है। तो PDP नाम की जो टीका है वो वहाँ से लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके अलग अलग एज पे, जैसे 2 महीने की उम्र पे, 3 महीने की उम्र पे फिर उनके बूस्टर्स लगते हैं। जैसे डिस्टेम्पर की बीमारी है, पार्वो है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, लेप्टोस्पायरोसिस है, इनकी सबकी कंबाइंड वैक्सीन आती है। तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। और ये सब जानलेवा बीमारियां हैं। यदि हमने छोटा सा कोई पेट लेके आ गए और उसे वैक्सीनेटेड नहीं कराए हैं तो निश्चित ही उसे यदि इन्फेक्शन होता है या पार्वो हो गया तो बचाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक तो वैक्सीनेटेड पशु को लेके आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों से पशु लेके आएँ जिनके पास खुद का पेयर है। बराबर और तो जिससे कि कम से कम आपको एक ये तो श्योरिटी रहेगी कि हाँ ये इस नस्ल का पप ये होगा। और या फिर नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए बस, और उसके बाद ही उसको
लेना चाहिए। तो जैसे सही नस्ल का डॉग रहेगा, वैक्सीनेटेड रहेगा, और लेने के बाद डॉक्टर से हमें ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि हम इसको कैसे देखभाल करें, कैसे रख रखाव करें, कब कब टीका करना है, कब कितनी बार फीडिंग करनी है, क्या खिलाना है, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। तो इसके लिए डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी होता है, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल झोला छाप डॉक्टरों की झोला संख्या छाप भी, चूंकि जी पहले ह्यूमन में हुआ करते थे, अब पशुपालन में भी बहुत से झोला छाप होते हैं जिनको कुछ जी कोई ट्रीटमेंट के लिए अथोराइज नहीं है, ना वैक्सीनेशन के लिए अथोराइज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको टीका भी लगा देते हैं और इलाज भी कर देते हैं, जिससे कि कई बार लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे बचना चाहिए। हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही वैक्सीन कराएं और उसका सर्टिफिकेट लें बाकायदा कि हमने ये वैक्सीनेशन कराया जी। और भोपाल में तो विशेषकर आज डॉग लाइसेंस या कैट पाल रहे हैं तो उनके लाइसेंस की भी आवश्यकता है, नगर निगम के द्वारा प्रतिबंधित है। जब तक आप लाइसेंस नहीं लिए हैं तो आपको ये पशु जो है नहीं पालना चाहिए। उनके लाइसेंस यानी कि रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी। और रजिस्ट्रेशन जब भी होता है जब वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होगा। यदि हम ऐसा डॉग पाल लेते हैं, रखते हैं जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, रेबीज नहीं लगी, तो हमें खुद को भी खतरा होगा, उस डॉग को भी खतरा होगा और दूसरे लोग जो आपके आने जाने वाले हैं उनके लिए भी खतरा हो सकता है कभी भी, क्योंकि रेबीज ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक बीमारी है। तो उमर जी, लोग स्ट्रीट डॉग या कैट्स भी पाल लेते हैं, तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्ट्रीट डॉग पाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रीट डॉग को भी पालना चाहिए। सही देखा जाए तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें बीमारी रोकने की क्षमता कहीं ये विदेशी डॉग जो हम लेके आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी उन्हें बीमारी रोकने की क्षमता होती है। वो भी धीरे धीरे करके काफ़ी समझदार हो जाते हैं, तो उनको पालें, लेकिन वैक्सीनेशन का ख्याल रखना, टिक्स वगैरह ना हो, इनके लिए ख्याल रखना, ये सब चीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और उनको कब बाथ देना है, कब क्या करना, ये सब पूरे डॉक्टर से समझ के ही उन्हें रखना चाहिए। और सही देखभाल करेंगे तो निश्चित ही जो पशुओं से फैलने वाली बीमारियां, जूनोटिक डिसीजेज जो होती हैं, जो पशुओं से आदमी में होती हैं, तो कम से कम उन पर रोक लग सकेगी, वो बीमारियां नहीं होंगी, उनसे हम बच सकेंगे। बाहरी डॉग्स की आपने बात की, बाहरी डॉग्स यानी कि मतलब जहाँ पर ठंडा माहौल रहता है, जैसे साइबेरियन हस्की हो गया, उसे ठंडा माहौल चाहिए, ऐसे डॉग्स कई लोग जैसे ठंडे वातावरण से छोड़कर कई गर्म हवाओं के इसमें लेकर आते हैं, अपने शहरों में लेकर आते हैं। तो क्या ये सही है? प्रॉपर वातावरण ना देने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, बहुत सही प्रश्न है आपका मैडम। ये अक्सर ऐसा होता है कि जो भी विदेशी ब्रीड हैं, एग्जोटिक ब्रीड हैं, निश्चित ही उनकी इम्यूनिटी पावर हमारे जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनकी अपेक्षा कम होती है। और जो ट्रीटमेंट है, जो देख रेख है, इनमें कहीं ज़्यादा होता है जो एग्जोटिक ब्रीड हैं, विदेशी नस्लें हैं उनमें। तो उनकी देखभाल के लिए हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा। उनको क्लाइमेट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में गर्म है तो हमें कूलर वगैरह में रखना चाहिए उनको, जो है जिससे कि बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर ना हो। तो बाहरी जो डॉग होते हैं, बाहरी जो कैट्स हैं या बाहरी जो एनिमल्स हैं, उनमें कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमारे जो देसी में वह बहुत साधारण बीमारी होती है और इनमें वो जानलेवा साबित होती है। जी। जैसे टिक्स की ही बात कर लें, सिंपली टिक्स यदि अपने देसी डॉग में होगा तो उसमें उतना खतरनाक नहीं होगा। वही यदि टिक्स माइट्स, यदि टिक्स जैसे जो एग्जोटिक ब्रीड के डॉग में या कैट में इनमें होंगी तो उनमें जानलेवा बीमारियां होती हैं और उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो सावधानियां हैं यह उनमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, बीमारी रोकने की जो क्षमता है वह उनमें कम होती है। तो उमर जी, सरकार ने कुछ कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि रॉटवाइलर हो गए, तो ऐसे कुत्तों को बैन तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें पालते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? निश्चित ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उनके साथ ऐसी ब्रीड हैं जो कि पालने में मनाही है, उन्हें वास्तव में वैसे तो पालना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हम पालते हैं, यदि रखते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिससे कि वो खतरनाक ना बने। यदि हम उन्हें सही से पालेंगे, देख रेख करके रखेंगे, उन्हें बांधेंगे नहीं, बांध के रखते हैं तो उसमें भी खतरनाक हो जाते हैं। तो ये सब इंटरेक्शन यदि सही उनके साथ है तो उतने खतरनाक तो नहीं होंगे वो, जो है। तो मुझे एक मिथ है, मधुमक्खी काटने के बाद कई लोग कहते हैं कि उस जगह लोहा या गोल्ड घिसने के लिए बोल देते हैं, तो क्या ये सही है? उसके पीछे तो यही है कि यदि लोहा घिसते हैं तो ये डंक उसका जहाँ पे जो लगा होता है
वह उससे निकल जाता है, ऐसा लोगों का मानना रहता है। लेकिन सही मायने में यदि उस डंक को निकाला जाए, फिर उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से ही लेना चाहिए। और ठीक है। नीम हकीम वाली बात को, खतरे जान वाली बात अपने घर पर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब तो काफ़ी अवेलेबल हैं सब जगह, तो उनका इलाज के लिए वहाँ पे हमें जाना चाहिए, वहाँ पे उनका इलाज कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गाय भैंस पाल तो लेते, लेकिन उनका चेकअप नहीं कर पाते, तो कितने समय बाद उनका चेकअप कराना चाहिए? क्या कौन सी मेडिसिन रेगुलर देनी चाहिए? तोमर जी बताइए। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि बीमारियां ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल होते हैं, शासन की तरफ से जारी होते हैं, जो गर्मी के टाइम पे, बरसात से पहले ही बहुत सी वैक्सीन जो लगाई जाती हैं। तो नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सक हैं, हमें उनसे सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो इससे जो लोग जानवर पालते हैं, यदि सही टीके लगाएंगे, सही दवा लेंगे, तो जो उनको नुकसान होना है वो नहीं होगा। निश्चित टाइम पे हमें कृमिनाशक औषधियाँ भी देना चाहिए। यदि पेट में कीड़े हैं तो खाएगा तो बराबर, लेकिन उससे जो मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, जो उससे फ़ायदा होना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो रेगुलरली उनकी डिवर्मिंग होना चाहिए, टिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और वैक्सीनेशन उसका। और चौथी चीज़ है कि हमें बैलेंस राशन उनको देना चाहिए। उसकी उम्र क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, प्रेग्नेंट है तो उसकी अलग ज़रूरतें हैं, छोटा बच्चा है तो उसकी अलग ज़रूरतें हैं, और बाकी मिल्किंग एनिमल है तो उसकी अलग ज़रूरतें हैं। तो उस हिसाब से उनको दाना चारा है और मिनरल मिक्सचर वगैरह है, यानी संतुलित आहार उनको अवश्य देना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। इस प्रोग्राम में दर्शकों ने भी कुछ सवाल पूछे, मैं बताना चाहूंगी। पहला है कि क्या पार्ले जी बिस्किट रोटी कुत्तों को देना सही है? रोटी तो दे सकते हैं, रोटी देने में तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। और बिस्किट वगैरह क्या है कि यदि वो मैदा से बने हुए होते हैं तो एक बार के लिए थोड़ा डाइजेशन की समस्या हो सकती है, लेकिन रोटी देने में तो कोई दिक्कत नहीं, दी जा सकती है। एक ने लिखा है कि जो लोग फिश पालते हैं उनका कहना है कि एक्वेरियम में सभी व्यवस्था होने के बाद भी फिश मर जाती है, ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं होने के लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी बात है, एकदम एक फिश एक्वेरियम में फिश रखे हुए हैं, तो उनका जो पानी है वो रेगुलर हमें बदलना चाहिए जो है। ठीक है। यदि ज़्यादा लंबे टाइम तक हम पानी नहीं बदलेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होता है। जी जी। और उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, इनका उपयोग करना चाहिए, तो उसमें बीमारियां कम से कम होंगी और मछली हमारी ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगी। और दूसरे, हवा के लिए भी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। जी, और टेम्परेचर का भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो। कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले क्या करें? क्या इंजेक्शन लगाएं? देखो, कुत्ते ने काटा, हमें सबसे पहला काम तो बिना चूके, बिना एक भी मिनट देर किए, जिस जगह पे काटा है वहाँ हमें कास्टिक वाले साबुन से अच्छे से रनिंग वाटर से खूब धो देना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद जो नज़दीकी डॉक्टर्स हैं उनको दिखाना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें यह भी देखना चाहिए जिस डॉग ने काटा है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, या दूसरे रेबीज की वैक्सीन लगी हुई है, तो उसके हिसाब से फिर उसका शेड्यूल होता है जी। उस शेड्यूल के हिसाब से उनके टीके लगते हैं। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा कि कुत्ते ने काटा है या दूसरे वैक्सीनेटेड है नहीं है, तो कहाँ पे काटा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि यदि सिर पे काटा है डायरेक्ट तो हमें एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, टीका काम नहीं करेगा। ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि टीका लगाने के बाद भी लोगों को रेबीज हो जाती है, तो उसका पीछे कारण यही है कि जब तक वैक्सीन जो बीमारी रोकने की क्षमता जो पैदा करती, उससे पहले ही बीमारी उसको हो गई। चूंकि सिर पर डायरेक्ट काटा था तो इसलिए उनको हो गई। तो उनको ऐसी स्थिति में जितना गर्दन से ऊपर जो काटा होता है वो डेंजर नंबर 1 होता है, तो उनको जो है एंटीबॉडी अवश्य लगाएं उनको, जो है वैक्सीन उसमें कारगर नहीं होगी। दूसरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई बार ये होता है, हम लोग डॉग पालते हैं या डॉग है या स्ट्रीट डॉग के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, बहुत से ऐसे NGO वाले भी लोग होते हैं जो करते हैं, और वो चाट भी लेता है, तो कहीं उनको, जब भाई स्ट्रीट डॉग है इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं है, और हमारी स्किन में भी हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ पे ब्रेक है। यदि उसने कोई रेबीज वाला डॉग है, उसने हमें लिख कर दिया, तो बिना वाइट के भी हमें रेबीज हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखें कि भाई आप उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुद की जान जोखिम में भी नहीं डालना चाहिए। जो सावधानियां हैं वो है उन्हें बराबर बरतनी चाहिए। जी जी। रेबीज की आपने बात कही, मैंने कहीं खबर पढ़ी थी कि विदेश में एक महिला ने अपने पालतू एक डॉग रखा था। उसने क्या किया, अपने पैर में सलाइवा, उसका जो पालतू जानवर का जो सलाइवा था उसे चाटते हुए अपने ओनर के पैर चाटा, और उससे उस जो ओनर था
उसे इन्फेक्शन हो गया और वायरल इतना हो गया कि उसे पैर काटना पड़ा, तो ये उससे रेबीज से हो हुआ सकती है वैक्सीनेटेड ना हो तो। ठीक है। दूसरे मेरे को लगता है कि यदि उसके घाव रहा होगा और हो सकता है उन्हें डायबिटीज वगैरह या दूसरी कोई समस्या रही हो जिसके कारण उनका पैर काटना पड़ गया होगा। केवल चाटने भर से पैर काटना पड़ गया ऐसा मेरे को तो नहीं कोई कारण समझ में आता। बारिश में सांप काटने का खतरा भी बना रहता है, तो अगर सांप ने किसी को काट लिया तो सबसे पहले क्या करें? सांप ने काटा, निश्चित ही सांप का काटा तो बहुत गंभीर होता है और उसके लिए पॉलीवैलेंट जो एंटीवीनम जो होते हैं मतलब वो लगवाना चाहिए और नज़दीकी जो डॉक्टर्स हैं उनसे तुरंत मतलब कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। नीम हकीम और कोई झाड़ फूंक वाले काम को नहीं करना चाहिए। यदि हम सही से इलाज कराएंगे तो उसकी जान बचाई जा सकती है। खरगोश के लिए कंफर्ट जोन कैसे रखें, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए? खरगोश क्या है, बहुत ही डेलिकेट पशु है, तो उसको रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मतलब पर्याप्त जगह होनी चाहिए जी, कि जहाँ पे वो घूम भी सके, उसको खाने के लिए भी पर्याप्त मिले, जो है हरा भी होना चाहिए, सब्जी वगैरह जैसे है वो सब चीज़ उसको देते रहना चाहिए। नेचर में जो खाते हैं वो सब चीज़ उसको उपलब्ध करानी चाहिए, तभी रखना चाहिए। ठीक है। और उसको भी मतलब फंगल इन्फेक्शन या माइट्स इन्फेक्शन उनमें भी काफ़ी होता है खरगोश में, उसकी विशेष देखभाल करें, उसके टिक्स भी ना हो, माइट्स या खुजली ना हो, उसके देख रहे हैं। अगर कोई पक्षी या जानवर हमें घायल अवस्था में मिल जाए या देखे तो किससे संपर्क करें? क्या नंबर अगर आप देना चाहेंगे? एक तो नंबर 1962 है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है जिसमें कि एम्बुलेंस रहती हैं। 1962 पे यदि आप फ़ोन लगाएंगे तो काफ़ी कम समय में कोई भी मतलब डॉक्टर्स जो है अपने गाड़ी के सहित दवाइयों के सहित आपके पास तक पहुंचेंगे। यदि नहीं पहुंचते तो नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है या जहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक भी आजकल बहुत होते हैं, वहाँ भी दिखा सकते हैं। देखा गया है मार्केट में कि जो गाय का पहला दूध होता है बछड़ा देने के बाद, उससे वो एक पदार्थ बनाते हैं, तो ये सही नहीं होता है, पर कई लोग अभी भी ये तरीका अपनाते हुए दिखाई देते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। जैसे कोलेस्ट्रम जो चीका होता है, हाँ चीका, हाँ, तो चीका तो मतलब जो बछड़े हैं बच्चे हैं उनको देना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने की क्षमताएं होती हैं, डाइजेशन भी अच्छा होता है और जो अंदर जो मतलब पेट में जो फीकस है यदि वो टफ रहता है तो वो भी उससे पास हो जाता है, लग्जेटिव का भी काम करता है और काफ़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जी ठीक है। आपके पास कोई पेट है घर पर? हाँ, जर्मन शेफर्ड डॉग है, बर्ड्स हैं हमारे पास में जो है, और वैसे भी हमारे घर में जो है काफ़ी चिड़ियाँ आती हैं, बहुत तरह की चिड़ियाँ, कबूतर हैं, चिड़ियाँ हैं, नेस्ट बनाने वाली चिड़ियाँ हैं, उनके घोंसले हमारे घर में काफ़ी जो है। और सुबह मैं दाना डालता हूँ तो 50 या 60 कबूतर एक साथ आ जाते हैं, ढेरों चिड़ियाँ आ जाती हैं और कई तरह की चिड़ियाँ आती हैं हमारे यहाँ। पीली वाली चिड़ियाँ हैं, काली चिड़ियाँ हैं, लंबी चौड़ी चिड़ियाँ हैं और उनके बच्चे भी घोंसले भी जगह जगह रहते हैं मेरे घर में। आपकी तरफ से कोई संदेशा हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, संदेश तो बहुत सीधी सी बात है कि यदि हम पशु पालते हैं तो निश्चित ही सबसे पहले हम डॉक्टर से मिलें और उन्हें किस तरीके से पालना चाहिए, कब उनके टीके होना चाहिए, क्या उनको खिलाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, कैसी देखभाल करें, कैसी रख रखाव करें, ये सब चीज़ मालूम करके ही हमें उन्हें पालना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही उनका इलाज करना चाहिए। अपने आप खुद से इलाज ना करें। एक सवाल था, मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि सोसाइटी में लोग कुत्ते रख तो लेते रहे पर फिर परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, वो रात में चिल्लाते हैं, ऐसे में पड़ोसियों को भी परेशानी होती है, तो क्यों वो रोते हैं या क्यों चिल्लाते हैं? ये केवल इंटरेक्शन की बात है। यदि मालिक का इंटरेक्शन डॉग से अच्छा है, उसमें अकेलापन नहीं महसूस हो रहा है तो वो इस तरह का नहीं करेगा। यदि हम उसको अपने साथ रखते हैं और अच्छे से मतलब उसकी देखभाल करते हैं तो वो नहीं करेगा, या उसे कई बार कोई तकलीफ होगी तब भी चिल्ला सकता है। कई लोग इंटरेक्शन नहीं करते, एक तरफ उसको बांध दिया किसी कोने में तो चिल्लाता रहता है। हाँ, इसमें भी एक मिथ सामने आ रहा है कि अगर कुत्ता रोता है तो यमराज प्रकट होते हैं, सबसे पहले कुत्तों को दिखता है, ऐसा माना गया है, या भूत कुत्तों ने देखा है तब वो रोते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो ये सही है? आज के समय में ये नहीं। मान तो नहीं सकते ना, वैज्ञानिक युग में ये सब चीज़ें तो नहीं मानी जा सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर केदार सिंह तोमर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर अपने श्रोताओं के साथ, अपने दर्शकों के साथ बुलाने के लिए। जी, तो आज सेहत की बात विदिशा के साथ प्रोग्राम में हमारे साथ ये थे डॉक्टर केदार सिंह तोमर, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। अभी के लिए आज केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही आप सभी देखते रहे TV27 न्यूज, MPCG डिजिटल, और भूलिएगा नहीं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें यानी कि TV27 न्यूज, MPCG डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो करना। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।